जब मैंने शुरू किया तो एक क्रांति आई और उस हर महिला के मन में सपने होने लगे कि मैं भी नीलू मिश्रा बनूं और महिलाएं फिर मुझसे जुड़ने लगी। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा के लिए एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास रचते हुए प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता में भारी बहुमत के साथ आई है। 274 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, वहीं समाजवादी पार्टी ने 124 सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों को जीत दिला पाई। लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और शपथ ग्रहण समारोह से दूर हटते हुए हम बात करेंगे महिला दिवस के अवसर पर, जो भी हाल ही में 8 मार्च को महिला दिवस बीता है। उसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे अपने शहर की शान माने जाने वाली, महिलाओं की शान माने जाने वाली और वाराणसी की एक मेधावी अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीलू मिश्रा मैम से हम बातचीत करेंगे। उनके संघर्षों के बारे में बातचीत करेंगे, उनकी सफलताओं के बारे में बातचीत करेंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 28 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, करीब 2 दर्जन से ज़्यादा वो नेशनल मेडल जीत चुकी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैम, वाराणसी की शान के रूप में आपको वाराणसी की महिलाएं देखती हैं कि आप एक महिला के तौर पर बेहद सफल महिला हैं और एक अलग क्षेत्र में आपने खेल की दुनिया में आपने सफलता हासिल की। अपनी जर्नी की शुरुआती दौर के बारे में हमें बताइए। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन तो मैं जब क्लास 8th में थी तभी से मेरा खेलने का मन होता था, क्योंकि पीटी उषा जी को उस समय बहुत उन्होंने एशियाड में मेडल लिए थे 82 में और हर लड़की बनना चाहती थी। तो मेरे भी मन में था कि कुछ ऐसा काम करूं कि जो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बनूं। लेकिन पहली रेस में मैं हर्डल रेस था, गिरी तो मेरी माँ खुद एक राष्ट्रपति अवॉर्डेड हमारी प्रिंसिपल रही हैं। तो उन्होंने बस इतना कहा, बेटा अगर तुम हारी हो या गिरी हो तो उस चीज़ को एक सबक बनाओ, नेक्स्ट टाइम जो भी काम करो तो उस सबक को याद करके करोगी और अच्छा करोगी, कभी तुमको असफलता नहीं मिलेगी। फिर मैंने क्लास 12 तक खेला, स्टेट ही खेला था। लेकिन जब ग्रेजुएशन में आई तो उस समय मैंने मेहनत करी और 95 तक मैंने करीब 12 से 14 नेशनल्स खेले और यूपी रिकॉर्ड मैंने बनाए। 12 सेकंड का इंटर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड था जो कि आज तक नहीं टूटा है और बहुत लगातार 5-7 साल यूपी चैम्पियन रही। तो ऐसे मतलब मेरी लाइफ में स्पोर्ट्स का आना बहुत ही आपके दिमाग में कब आया कि हम रेसिंग में जाएंगे, और क्या किसी ने प्रेरित किया या किसी को देख के प्रेरणा मिली? कैसे ये मन में? मुझे किसी को देख, पीटी उषा का बस नाम सुना था कि टीवी में आता था तो अच्छा लगता था, खेल में अखबारों में पढ़ते थे। लेकिन मैं खुद ही जब स्कूल में छुट्टियों का पीरियड होता था तो कुछ सहेलियों के साथ नहीं टाइम बिताते थे, लॉन्ग जंप पिट पे चले जाते थे, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते थे। या लड़कियां खेलती थी तो मेरा भी मन होता था कि मैं भी जाऊं। तो मेरी फ्रेंड एक उरूसा फजल जो थी साथ में थी, तो उस समय मेरी हाइट बहुत छोटी थी क्योंकि मम्मी ने जल्दी एडमिशन करा दिया था, तो सब भगा देते थे, कोई मुझे लेता नहीं था। तो वो मेरा हाथ पकड़ के लेके गई पहली बार खो खो में। और जब मैंने खेलना शुरू किया तो कॉलेज का हर इवेंट, हर कोई भी गेम, खो खो हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, रेसिंग हो, हॉकी हो, तो सब में खेलते चले गए और सब में मैं जीतती गई। देखिए, ये तो बचपन की शुरुआत है। फिर जब ग्रेजुएशन के टाइम में बहुत अच्छा मैंने परफॉर्मेंस दिया, शादी हो गई। शादी के बाद जिम्मेदारियां हर लड़की को निभानी पड़ती, स्पेशली पूर्वांचल में। जब हम यहाँ पे ऐसा कोई माहौल उस समय नहीं था कि शादी के बाद कोई बहू एज ए स्पोर्ट्स में किट में ट्रैक पे उतरे, तो वो थोड़ा सा था कि उस समय छूट गया। लेकिन फिर 2008 में कुछ मुझे 2002 के आसपास एक बीमारियां हुई, ऑलमोस्ट किडनी फेलियर पे था और 3-4 साल मुझे लगातार ब्लीडिंग हुई। तो एक महिला के रूप में जितनी भी प्रॉब्लम हो सकती थी मुझे होती थी। तो एक दिन अचानक से ऐसे ही ख्याल आया कि ईश्वर ने तो सब कुछ अच्छा दिया था, बिगाड़ा मैंने ही है, तो चलो हम ठीक करते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने इनकरेज किया कि नहीं आप वॉक करने जाओ। डॉक्टर्स लोग कहते थे कि नहीं, अब फिटनेस के लिए, क्योंकि वेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, मुझसे 100 मीटर चला नहीं जाता था। जो लड़की इतना भाग दौड़ करने वाली, इतनी मेहनती कि 25-40 किलो का बोरा कोई भी उठा के दे तो वो दौड़ते हुए सीढ़ी से चढ़ के ऊपर पहुंचा देती थी। और वो लड़की आज इतनी मजबूर है कि सीढ़ी चढ़ना, चलना फिरना या नॉर्मल लाइफ जीना भी टफ लगता था। इवन इतनी बुरी कंडीशन थी कि 3-4 दिन तक तो मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे कि ये कब जाए तो इसको घाट पे ले जाए। तो इन सब चीज़ों को प्रॉब्लम देखने के बाद एक ही फैसला समझ में आया कि इन दवाइयों से दूर रहना है, तो अपनी फिटनेस पे ध्यान देना होगा।
मैं यही सोच के गई थी कि चलो अपने आप को फिट करते हैं। मैम, आज के 20 साल पहले का दौर दूसरा हुआ करता था, 2002 के लगभग। तो उस समय महिलाएं इतनी स्पोर्ट्स में आती भी नहीं थी, आती भी थी तो तमाम उनको लोग उनको नेगेटिविटी बोलते थे या उनको लोग तोड़ते थे उनके उत्साह को। तो उस दौर में आपके साथ ट्रेजेडी हुई, बीमारी हुई, फिर कैसे हौसला दिया? फिर उसके बाद मैंने देखा कई मेडल्स आपने जीते, नेशनल इंटरनेशनल। कैसे हौसला दिया कुछ को? बिल्कुल 20 साल क्या, मैं 1988 से मैं करीब ट्रैक पे हूँ, तो अब 34 साल बोले। उस समय एक ब्राह्मण फैमिली से किसी लड़की का खेलना, और बस्ती जैसे छोटे से शहर से मैं निकली, तो वहाँ पे लोग यही कहते थे, अरे ये खेल रही है, किसी से शादी कौन करेगा या क्या कुछ कर पाएंगे। तो एक लड़कियों को स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। तो जो लड़की खेलती थी तो लोग सोचते थे अरे ये किसी काम के लायक नहीं है। तो एक बनाना था, उदाहरण भी बनाना था कि नहीं, कि खेल में लड़कियां आती हैं तो सिर्फ वो ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं आती हैं। आज बस्ती से फिर बस्ती से निकल करके ऐसे माहौल से और बनारस में अपनी पहचान बनाना मेरे लिए बहुत आसान नहीं था, क्योंकि जब जहाँ पुरुष वर्ग का वर्चस्व ज़्यादा हो और एक महिला के रूप में, वो भी एकदम डिफरेंट वर्क। जब 2008 में ट्रैक में आने का मैंने डिसाइड किया, तो मैंने ये भी देखा कि पूर्वांचल में महिलाओं को शादी होने के बाद सिर्फ बच्चा संभालना या कुछ जॉब कर रही है वो देखना, और फैमिली देखना बहुत अच्छा उनका कैरियर के वाइज, या कोई घरेलू महिला का ट्रैक सूट पहन करके वॉक करने तो मैंने अपने असंभव ही लगता था। जब मैंने शुरू किया तो एक क्रांति आई, और उस हर महिला के मन में सपने होने लगे कि मैं भी नीलू मिश्रा बनूं, और महिलाएं फिर मुझसे जुड़ने लगी। बहुत सारी महिलाएं आई जो कि डिप्रेशन में जाती थी। इवन दीपा गुप्ता दीदी हैं, वो उनके साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उन्होंने भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लिया। कहीं ना कहीं वो इंस्पायर मुझसे हुई, और मैंने सबको इनकरेज किया। और आज हमारी यूपी टीम में करीब 30-40 महिलाएं आती हैं और यूपी के मेडल्स आने लगे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जिस सोच के साथ मैंने एक पहला सोच रखा था कि पूर्वांचल की महिलाओं को इनकरेज करना है, दूसरा था कि एक भ्रांति तोड़नी है कि सिर्फ महिलाएं जब घर का काम अच्छे से कर रही हैं और हर चीज़ अच्छे से कर रही हैं तो अपने सपने को मार क्यों रही हैं। तो उन सपनों को पूरा करने का एक पंख, जैसे उड़ान देना। आज जब सब बोलते हैं कि मैम आपके कारण मुझे एक उड़ान मिली, नहीं तो मैं घर में ऐसे घूंघट में मैम, हम देखते रहते हैं कि आप कई महिलाओं को अलग अलग फील्ड में इंकरेज करती हैं, उनको आगे बढ़ाती हैं, हौसला देती हैं। बनारस में ये हमने देखा है। बनारस में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें करी महिलाओं के लिए। जैसे मैंने सुपर मामा पूर्वांचल कॉन्टेस्ट कराया, उसमें महिलाएं घर में घूंघट में रहती थी, इवन उनको जीन्स और टी शर्ट पहनने की कोई आज़ादी नहीं थी। आज वो बड़े बड़े काम कर रही हैं, कुछ सिंगर्स का काम कर रही, कोई बिजनेस वूमेन का काम कर रही हैं, तो एक्टिंग में कोई का अच्छा काम कर रहा है, कोई मेडिटेशन में काम कर रहा है। तो एक ये मेरा सोच था कि सिर्फ एक नीलू मिश्रा ही ना रहे, मेरे साथ साथ सोसाइटी की उन महिलाओं को भी पंख लगने चाहिए जिनके अंदर टैलेंट है और वो कुछ अच्छा कर सकती हैं। तो मेरा अभी भी यही सपना है कि आप सब अपनी घर की जिम्मेदारी भी निभाओ और अपने अच्छे बच्चों को भी देखो, अपनी फैमिली को भी देखो, और अपने सपने को भी जीना आना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने मन का कोई काम करते हैं, अपनी पसंद का कोई काम करते हैं, तो अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को और ज़्यादा अच्छे से केयर करते हैं। मैम, आपने अपने लाइफ में पहला मेडल कहाँ जीता, कब जीता? इंटरनेशनल लेवल पे मैंने सबसे पहले, जब मैंने 2008 में शुरू किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जैसे मैंने बताया, मैंने 3 महीने में 30 किलो वेट कम किया। और नेशनल लेवल पे हम लोग का हिसार में एक कंपटीशन था, जिसमें पहले ही बार मैंने 2009 में गोल्ड मेडल जीता, और उसी के बिहाफ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हुआ। और फिनलैंड में मुझे ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए मिला। और वर्ल्ड लेवल पे जहाँ इतने सारे प्लेयर्स और इतनी सारी कंट्रीज़ आई, तो मुझे यकीन नहीं था कि मेरी मेहनत इतना अच्छा रिस्पांस देगी। और नेशनल में जो परफॉर्मेंस था उसी के बिहाफ पे सिलेक्शन हुआ। और लगातार उसके बाद मैंने एशिया लेवल पे, एशियन लेवल पे, एशिया पैसिफिक लेवल पे इंडिया के लिए बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, इंडिया में बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते। तो ये मेरा सफ़र जो एक शुरुआत था कि एक फ़िटनेस को लेकर के, कि चलो नहीं, अपने आप को मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीना है। लेकिन मेहनत जो मैंने करी सिर्फ एक दिन की मेहनत नहीं थी। घर वाले भी परेशान हो जाते थे। 3-3, 4-4 घंटे ट्रैक पे हम दौड़ रहे हैं, पसीने से लथपथ हैं। प्रॉब्लम भी थी मुझे, जहाँ तक जैसे पैर में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे, इतनी ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी कि वो स्टेडियम में कई बार गिरे, बेहोश हुए। मेरे कोच रामवत यादव तो हाथ जोड़ देते, बेटा कुछ ऐसा हो ना
क्योंकि डॉक्टर्स लोग भी मना करते थे कि कोई ऐसा बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर लोड मत लीजिए कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। और सबसे बड़ा जो मेरे साथ था कि ऑर्थोराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारी के बाद, वो भी 75% ऑलमोस्ट था, कि ज़रा सा भी ठोकर लगेगा तो मेरी हड्डियाँ चूर चूर हो सकती थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज को भी मैंने एक्सेप्ट किया, अपना ध्यान रखा, और जो डॉक्टर्स की मेडिसिन थी उसमें कई अच्छे डॉक्टर्स ने मुझे सपोर्ट किया। और जैसे बाद में तो शुरुआत में तो ट्रीटमेंट मैंने लिया, फिर जब इंजरी, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ इंजरी का भी मामला आता है तो उसमें डॉक्टर अजीत सहगल ने भी सपोर्ट किया। तो ये एक चैलेंज था कि कोई महिला इतना खतरनाक काम, वो भी ट्रैक पे हाई जंप कर रही है, लॉन्ग जंप कर रही है, हर्डल कर रही है, उसके साथ कोई भी अंग उसके ठीक नहीं है। तो ये सोच वही कर सकता है जो बहुत ज़िद्दी होता है। और मैंने अच्छा मैम, आपने ट्रेजेडी को झेला, बीमारी को, उस दौर में आप संघर्ष भी कर रही थी सफल होने के लिए, लोगों की बातों को झेला और परिवार को भी संभालना था। क्या कभी मन में निराशा का भाव आता था? तो कैसे, क्या अपने को बोलती थी आप? निराशा का भाव आता है, हमेशा आता है। वो इसलिए कि जब आप कुछ अच्छा काम करने जाते हो तो आपके आसपास बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स भी आती हैं, चाहे वो सोसाइटी के लोग हों, आपके आसपास के लोग हों, आपके साथ के लोग भी पसंद नहीं करते कि कोई इतना अच्छा काम कैसे कर रहा है। लेकिन वहीं पे एक दूसरा पॉजिटिव, हमारे पास पॉजिटिव फील्ड भी है, हमारी फैमिली, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरे मायके, मेरे भाई बहन हो, माता पिता हो। तो एक फैमिली सपोर्ट जब होता है तो आप उस चीज़ों को बहुत आसानी से फेस कर लेते हैं। जब भी समाज में आपके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, अगर आपका परिवार साथ है तो आप उन चीज़ों को लड़ लेते हैं। और मेरे साथ वही पॉजिटिव चीज़ें थी कि बहुत सारी नेगेटिव परिस्थितियाँ आई, चली गई। क्योंकि कोई बनारस में जो मैंने फील किया है, जब मैंने शुरुआत की तो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर देख के लोग हंसते थे कि एक मोटी मेहरारू देखो क्या कर पाएगी। इवन स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते मुझे अपने किट में भी आना पड़ता था, किट को लेके भी लोग कहते थे अरे हाफ पैंट पहन के मोटी मेहरारू दौड़ रही है। तो मेरा उन लोगों के लिए आते थे, रोते भी थे, घर में विचलित भी होते थे, डिप्रेशन में जाते थे। बेटा मेरा, हस्बैंड तो शिप में रहते थे, जब वो रहते थे तो वो सपोर्ट करते थे, वो नहीं रहते थे तो बेटा कहता था मम्मी हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, तो वो उनको भौंकने दो। तो और कोच जो मेरे रामवत जी थे, उनका भी बहुत बड़ा, मतलब एक बाप जैसे अपनी बेटी को लेकर के चलाना सिखाता है। तो दोबारा जब मैं ट्रैक पे आई, उनका रोल वही रहा। और उन्होंने मुझे ऐसे पॉलिश किया कि जब मैं इंडिया लेवल पे दौड़ी पहली बार तो लोग ऐसे आश्चर्य से देखते थे कि 10-20 मीटर की लीड लेके ये अचानक से कौन सा ऐसा खिलाड़ी आ गया है। पूरे मतलब इंडिया का एक हुजूम रहता था, अलग अलग टीम बढ़ जाती है तो लोग उठा लेते थे मेरे कोच साहब को कि क्या कोच साहब आपने क्या तैयार किया है। और जो मैंने 40 साल की उम्र में 12-8 की टाइमिंग दी, आजकल लड़कियां भी नहीं देती हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि इतनी बीमारियां, इतना सारा प्रॉब्लम, सोशल भी, चाहे ऑफिस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते थे अरे कैसे गोल्ड मेडल जीत के आ जाती है। तो निगेटिव वाइब्स आती थी, लेकिन उस निगेटिव वाइब्स के आगे मेरा टारगेट जो होता था, टारगेट रहता था कि मुझे अगले कंपटीशन में ये चीज़, ये मेडल जीतना है, इस टाइमिंग को क्रॉस करना है। तो उसके आगे वो नेगेटिव लोग छोटे पड़ जाते थे। अच्छा मैम, हमें ये बताइए कि वो आपका कौन सा क्षण रहा जब आप इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे खेल रही हो और आपको लगा हो कि एकदम हार जीत का फासला बिल्कुल रोचक हो, ऐसा कोई हमें आप अपनी घटना बताएं। ऐसा बहुत सारी घटनाएं हैं। एक तो इंजरी से मैं शुरू करूंगी। 2012 में हम लोग ताइपेई में गए थे खेलने। उसमें मुझे सुबह मेरी रेस थी 4x100 मीटर रिले रेस। हम लोगों ने उसको दौड़ा, हम लोगों को सिल्वर मेडल मिला उसमें। वहीं पे मेरा हैमस्ट्रिंग इंजरी हुआ। हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद तो मेरे ख्याल चलना ही मुश्किल होता है। मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया, वहाँ पे खपच्ची वाले फ्रैक्चर लगाया, वो पूरा पट्टी वट्टी लगा, इंजेक्शन भी लगा, पेन किलर लगा, सब कुछ हुआ। 2-3 घंटे बाद शाम को 4 बजे 4x4 रिले था। उस रिले में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी चल भी पाऊँगी या पार्टिसिपेट कर पाऊँगी। मेरी पूरी टीम मेरे साथ थी कि दीदी जो आप डिसाइड करोगे वो होगा। और रेस शुरू होने के आधे घंटे पहले जब वार्म अप के लिए कॉल होती है, पता नहीं क्या मेरे मन में आया, बाबा विश्वनाथ का ध्यान किया, हम बोले कोई बात नहीं, चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। जब मैं ट्रैक पे आई तो सब सोचे थे क्या होने वाला है। और हल्का हल्का मैंने वार्म अप किया। एक एक्यूप्रेशर के डॉक्टर मिले, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दबाए
और स्टार्ट मैंने लिया, और जब घर पे गए सामने टीवी लगा हुआ था, वहाँ पे ताइपे में लाइव चल रहा था, उसको देख के दर्द मेरा कहाँ गया, और पहले नंबर पे मैंने बैटल ला के दिया, वहाँ फिर मेरी टीम को गोल्ड मेडल मिला। तो ये कि ये मतलब रेस जो कि मेडल मेरे हाथ से गया हुआ था, कभी हम सोच नहीं सकते थे, वो मिला। और एक सिंगापुर में एक गए थे 2016 में खेलने, उस समय भी मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मैसूर में अटैक पड़ा था, शुगर का ही अटैक पड़ा था, तो ऑलमोस्ट कोमा में थे। उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप थी, जाना असंभव था, डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिली थी, पूरी इंडिया टीम चली गई थी। और कल कंपटीशन है सुबह, और दोपहर में 12 बजे मेरे पास एनओसी आती है और बोला जाता है कि आपको परमिशन मिल गया, आप खेलने जाओ। अब आप सोच सकते हैं कहाँ बनारस और कहाँ सिंगापुर, और कल सुबह 7 बजे रेस है वहाँ पे 100 मीटर। हम हस्बैंड उस समय थे, मैंने डिसाइड किया कि नहीं चलो जाते हैं। सोचिए 1 घंटे के अंदर मैंने टिकट कराया, अपने एसोसिएशन से बोल के टिकट हुआ, और 1 घंटे के अंदर ही पूरा पैकिंग वैकिंग करके एयरपोर्ट दिल्ली जाते हैं। रात भर हम लोग वहाँ फ़्लाइट होती है, सुबह पहुँचने के बाद एयरपोर्ट से मतलब बस 1 मिनट भी अगर होता तो वो मेरी रेस छूट जाती। मैं अपना बैग फेंकी, कुछ सिंगापुर के प्लेयर से बोले डोंट वरी, हम लोग देख रहे, और पासपोर्ट लिया, अपना चेस्ट नंबर ले करके भाग के जैसे पहुंच रहे तो देख रहे मेरी वाली जो हीट थी वो लाइन में थी बस ट्रैक पर जाने के लिए। बस मैंने बोला हेलो 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 एक्सक्यूज़ मी, आई एम इन दिस रेस। तो बोले ओके यू हैव ओनली 1 मिनट, गेट रेडी। और मैंने ये चालाकी करी थी कि फ़्लाइट में ही मैंने किट पहन लिया था, इतने भाग दौड़ में तो वार्म अप हो ही चुके थे, और तुरंत हम स्पाइक डाले, जो सामान जैसे था कुछ चिंता नहीं, और ट्रैक पे गए। इंडिया की तरफ से उस हीट में करीब 7 लोग थे, अकेले हम ही क्वालिफाई किए, और फाइनल भी दौड़े, उसमें 3rd प्लेस पड़ी थी। तो ये मेरे लिए मतलब वो रेस कैसे बनारस से जा कर के वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और मेडल जीतना, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरी। मैम तो ये क्या मानती हैं अपनी सफलता को के पीछे, आप क्या मानती हैं? आपका जुनून, आपका पैशन, या फिर मेहनत? क्या आप इतने संघर्षों के बाद भी डिगी नहीं, झुकी नहीं, और सफलताएं मिलती रही आपको? बात प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आता है, प्रॉब्लम का रोना अगर हम रोने जाएं, हर व्यक्ति पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढता है, लेकिन हम लोग नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढते हैं कि हर चीज़ का रास्ता होता है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में कोई चीज़ बहुत आसानी से मिलती है, हर व्यक्ति को संघर्ष के बाद ही मिलता है। तो संघर्ष हम करते हैं और अपने कर्म को अच्छा करते हैं, अपनी मेहनत, अपनी प्रैक्टिस को इतना अच्छा करके रखते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हमेशा अच्छा रहता है। जब मेहनत नहीं करते तो मुझे लगता है कि इस बार मुझे अच्छा नहीं मिलने वाला है, लेकिन अपनी कहते हैं ज़िद्दीपन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैम हमारा सवाल है कि महिलाओं की जो लड़कियां हैं स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, पहले लड़कियां कतराती थी लेकिन अब आ रही हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी उसको उनसे आह्वान किया कि वो खेलों में आएँ, बालिकाएं आएँ। बालिका खेल को प्रमोट करने के लिए तमाम प्रदेश सरकार में, केंद्र सरकार चला ही रही थी, अब प्रदेश सरकार भी चला रही है। क्या इसका असर देख रही है, बदलाव दिख रहे हैं आपको मैम? बिल्कुल, बहुत सारा बदलाव है, और आप देखेंगे ओलंपिक्स में भी लड़कियों ने ही मेडल ला करके दिया। तो ये एक सोच बदल रही है, और आजकल सबसे अच्छी सोच बदली है कि पेरेंट्स अब सोच रहे कि हमारी बेटी खेलने जाए। तो ये सोच तो कहीं ना कहीं है, लेकिन अभी भी जो संकीर्ण मानसिकता है, जो जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो घर में माँ बाप को बेटी और बेटी में पहले अंतर ख़त्म करना होगा, क्योंकि लड़के उसके भाई को पता है कि बहन खेलने जा रही तो गलत काम कर रही है। माँ बाप विरोध नहीं करते हैं, लेकिन भाई जरूर डंडा लेके खड़ा हो जाता है कि नहीं तुमको खेलने जाना है, मेरी बेइज्जती होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समाज में अभी इस मानसिकता को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इसको कोई नहीं दूर कर सकता। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, ये हमको अपने परिवार में उस स्पोर्ट्स कल्चर को लाना होगा। अच्छा मैम, अब कुछ सवाल पूछेंगे लास्ट में जिनका आपको तुरंत जवाब देना है। मैम आपका बचपन से और आज तक रोल मॉडल आप कौन रहा, किसको मानते हैं? मेरी माँ। खाने पीने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? नॉनवेज। जो आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कमज़ोर महसूस करती हैं वो कौन सी बात होती है, कब, वो कौन सा क्षण होता है? आप बेटे को जब टाइम नहीं दे पाते तो। सबसे बड़ी ताकत किसको मानते? फैमिली और मेरा खुद का अपना इनर स्ट्रेंथ। फेवरेट भगवान कौन से आपके, सबसे पसंदीदा भगवान जिन पे विश्वास है? भोले बाबा और विंध्याचल माँ।
आगे लाइफ में और क्या सोचा है जो लाइफ आपकी है? मैं यही चाहती हूँ जो जहाँ रहे, मैं खुद भी हेल्दी लाइफ चाहते हैं और सोसाइटी के लिए हमेशा अच्छी सोच रहे, ताकि कुछ ऐसा करके जाओ आपको लोग याद रखें। ऐसा ना करो कि जाने के बाद लोग सोचे कि अच्छा हुआ चली गई। तो लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में मैं हमेशा रहना चाहती हूँ। और मेरी यही कोशिश है कि मैं ऐसा ही काम करती हूँ, किसी को सहारा बनो, किसी को बेसहारा ना बनाओ। आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त दिया, इतना ज़्यादा हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। ये थी हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीलू मिश्रा मैम, जिन्होंने हमसे विस्तार से बातचीत की, अपने लाइफ के बारे में, अपनी सफलताओं के बारे में, अपनी असफलताओं के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में उन्होंने हमसे बताया और महिलाओं के भी लिए उन्होंने कहा, तमाम बातें की मैम ने। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।